अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। नाजरीन, आज की अहम तरीन खबर पर हम बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट एक्ट कल अदम करार दे दिया गया। असेंबली तहलील के अगले दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील का हक देने की पार्लियामेंट की तरमीम उड़ाते हुए फैसला किया कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर कानून साजी नहीं कर सकती। नजरसानी का दायरा कार अपील तक बढ़ाने का मतलब आइन में तरमीम है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के 3 रुकनी बेंच ने फैसले में कहा कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। अदालत इसी नतीजे पर पहुंची कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट वाज़ेह तौर पर आइन की बेशतर शिकों के खिलाफ है। रिव्यू एक्ट में आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ मुतासरा फरीक को अपील का हक दिया गया था। एक्ट के तहत अपील निपटाने वाले बेंच में जजेस की तादाद मरकजी केस सुनने वाले जजेस से ज़्यादा होना लाजिम थी। पीटीआई समेत इनफरादी हैसियत में वकला ने इस एक्ट को चैलेंज किया था और इस फैसले पर साबिक वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर ताड़ ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू की और जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर आंच आई है। पार्लियामान की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया गया है। ये यकीनी बनाया गया कि पार्लियामान इस फैसले का तदारुक ना कर सके। सवाल अपने पैनल के सामने ये रखेंगे कि क्या आज़म नज़ीर ताड़र का ये बयान दुरुस्त है। हमें आज पैनल में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार उमर चीमा साहब ने, बेनज़ीर शाह साहिबा ने, मज़हर अब्बास साहब ने, इरशाद भट्टी साहब ने। आगाज़ करेंगे उमर चीमा साहब आपके साथ। आपको क्या लगता है जो इस तमाम तर डेवलपमेंट में आज़म नज़ीर ताड़र साहब का बयान सामने आया है, आपको लगता है वो सही कह रहे हैं? हाँ, बज़ाहिर तो दुरुस्त बात है इन अ सेंस कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पहले फ़ैसला महफूज कर चुकी थी और उन्होंने उसको पब्लिक करने का जो टाइम मुंतखब किया, चूज़ किया, वो ऐसे टाइम पर है कि जब पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो चुकी है। अब ये है कि अगर हम अपने नाजरीन को थोड़ा सा सादा अल्फाज में बता दें कि ये मामला है क्या। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास सू मोटो लेने का इख्तियार है, अज़ हुद नोटिस लेने का इख्तियार है कि पब्लिक इंटरेस्ट जिधर इन्वॉल्व होता है, और वो लेते हैं आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत। अब ये है कि उसमें जो अमेंडमेंट आ रही थी वो ये कह रही, जो अभी जो पार्लियामेंट ने कोई तरमीम जो की हैं, उसमें ये है कि जो आगे उसको रिव्यू करेगा वो लार्जर बेंच होगा। वही लोग जो हैं वो नहीं कर सकते जिन्होंने पहले इस मामले को सुना हो। अब यह है कि पहली बात तो सू मोटो इटसेल्फ कंट्रोवर्शियल है, यानी कि उस पर काफ़ी बातें होती हैं कि किस तरह एक जो फाइनल कोर्ट है वही केस को उठा लेती है और वो फैसला कर देती है, तो जो उसका टारगेट लोग होते हैं उनके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। दूसरे जो केसेस हैं वो तो ट्रायल कोर्ट से चलते हैं, आगे हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ही नोटिस ले लेती है और जो उन्होंने ऑलरेडी अपना ज़हन बनाया होता है, उनका जो भी होता है वो फैसला कर लेते हैं, और बाद में यानी कि उसके खिलाफ कोई खुदा की अदालत में ही कोई केस बंदा कोई दुआ ही कर सकता है, अदरवाइज़ तो कोई और फोरम नहीं रह जाता। तो इस मामले में ये जो अदालत का ये मौक़िफ़ है जी कि ये आइन से मुतसादिम है, बज़ाहिर मुझे ऐसा नहीं लगता। आई डोंट नो कि अदालत हर केस में आइन को क्यों लाती है। अब ये है कि ये आइन से मुतसादिम नहीं है। इनफैक्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रूल्स बने हुए हैं जो कि 1980 में बनाए गए थे, जो आइन में कहीं ये जिक्र नहीं है कि आपने कोई लार्जर बेंच बना सकते हैं या नहीं बना सकते। उसमें सिर्फ नोटिस लेने के हवाले से है कि आप जो सू मोटो नोटिस का इख्तियार जो है वो आपको आइन देता है, लेकिन आगे जो है उसको डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से, कि रिव्यू के हवाले से वो जिक्र नहीं है। उसके लिए लॉज बनाए जाते हैं, कोई भी आइन चीज़ों को ब्रॉडली डिफाइन करता है। अब इस मामले में जो रूल्स बनाए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट ने बनाए हुए हैं, तो पार्लियामेंट जो है वो ये कह रही है कि आप जो है उसमें अमेंड करें और उसमें एक लार्जर बेंच हो ताकि कोई और लोग भी इन्वॉल्व हो सकें। इधर तो एक जर्नलिस्ट किसी की खबर गलत हो जाए तो वो उसकी तरदीद को मानने को तैयार नहीं होता, तो इधर जो है जजेस जो कि इतने हायर पोजीशन पे हैं, वो अगर उनकी बात या उनके जजमेंट से कोई डिफर करे तो वो उस पर कब गौर करते हैं। और ऐसा हुआ है कि बहुत सारे जो केसेस हैं जिनमें रिव्यू का एलिमेंट आता है उसमें आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करती। नहीं, मतलब यह है कि जो उन्होंने फैसला पहले दिया होता है उसी को बरकरार रखते हैं। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक दफ़ा एक कोई डॉक्टर साहब आए जो कि हैवी इंडस्ट्री टेक्सला में कोई जॉब करते थे, तो उनकी रिटायरमेंट होगी, तो उनका ये ख्याल था कि जो उनके पास गाड़ी है वो लॉ के तहत उनके पास ही रहनी चाहिए, यानी कि वो एक टाइम होता है जी कि 10 साल अगर आपके पास है तो वो रहे। वो उनका कोई इस तरह का केस होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि वो इन पर तब अप्लाई होता था अगर ये हैवी इंडस्ट्री टैक्स लॉ के एम्प्लॉई होते।
तो ये एम्प्लॉय नहीं है, लिहाजा इनका हक नहीं बनता। वो बंदे ने बाद में रिव्यू में गए और उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि मैं शुरू से हैवी इंडस्ट्री टेक्सला का ही एम्प्लॉय रहा हूँ, तो लिहाजा जो आपकी बात है उसके तहत मेरा ये हक बनता है। और जस्टिस साकिब निसार जो है वो केस सुन रहे थे और उन्होंने कहा कि नहीं, इन्होंने कोई नई चीज़ रिव्यू में नहीं लेकर आया, लिहाजा ये डिसमिस होता है। तो ये जो एक बात है ना कि हर चीज़ में इनके एक जो आज का फैसला है उसमें अदलिया की इंडिपेंडेंस की भी बात आई है, हालांकि इससे इंडिपेंडेंस अदलिया की बढ़ती है। असल में साथ अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट है, एहतसाब का एलिमेंट है कि आप जो है कोई एक फ़र्द वाहिद या कोई 2-3 लोग जो हैं वो सिर्फ वही अपनी मर्जी करने की बजाय कोई आप और लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व करें, कलेक्टिव जजमेंट आप इस्तेमाल करें। लोगों की जिंदगियों का मसला है, लोगों की तकदीर का मसला है कि जो आप फैसले कर रहे होते हैं, आप अपनी इस अहमियत को जानें कि आपके सोहदे पर बैठे हुए हैं और इससे लोग किस तरह मुतासर हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इनके कोई ऐसा कोई मुस्तहसन कदम नहीं है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और जो आज़म नज़ीर तारड़ कह रहे हैं वो बात दुरुस्त लगती है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी एक टैक्टिकल मूव है कि जब पार्लियामेंट रुखसत होगी तो उसके बाद उन्होंने किया था कि अगर कोई इस पर कोई दोबारा पार्लियामेंट कोई दोबारा से कोई कानून साजी का सोचेगी भी तो वो नेक्स्ट पार्लियामेंट आएगी, ये वाले तो नहीं कर सकते। बेनज़ीर, आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले में? एक तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब का ये बयान कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पार्लियामान की खुद मुख्तारी पर आंच आई है, क्या ये बयान दुरुस्त लगता है आपको? और जब एक और बात कि हमें याद है जब ये एक्ट सामने आया था तो चीफ जस्टिस साहब ने इसकी तारीफ़ की थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि बात यहाँ तक पहुँच गई और कलअदम करार दे दिया गया एक्ट को? अच्छा, पहले तो मुबशर जो तारड़ साहब ने बात की है कि अगर पार्लियामेंट इस वक्त होती, अब नहीं थी तो इसलिए ये फ़ैसला आया, मेरी राय में उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, अगर पार्लियामेंट इस वक्त बैठी भी होती और ये फ़ैसला आता भी तो पार्लियामेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती थी? एक नया कानून बनाती इसी किस्म का और पास करा देती, वो फिर से सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन कर देती। देखिए, यही चीफ जस्टिस है ना, इन्होंने ही बेंच पर आना था, ये तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है इस किस्म के कानून को। ये तो इस फैसले में लिख रहे हैं कि हमारे रूल्स को भी अगर आप तब्दील करेंगे तो हम उसको जुडिशरी के इंडिपेंडेंस पे एक हमला समझेंगे, तो वो फिर नहीं मानते और वो फिर स्ट्राइक डाउन कर लेते। तो मेरे ख्याल से पार्लियामेंट के पास बड़ी ही लिमिटेड किस्म की ऑप्शंस थी। अच्छा, अब ये जब फैसले पे आ जाए, मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहती हूँ, मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे जितनी समझ आई है और मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से भी इस केस पे बात हुई है, और जो मुझे समझ आई है कि 2-3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आज का जो फैसला है वो बहुत प्रॉब्लमैटिक है और हैरान कुन भी है एक तरह से। एक तो ये कि इसमें फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट लिख रही है और ये 3 जजेस लिख रहे हैं कि अगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई केस सुना जाए, मतलब कि सुओ मोटो के ज़रिए या फिर एक पिटिशन ऐसी हो जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आए, तो उसमें जो भी सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो फाइनल डिसीजन होगी। वो रिव्यू हो सकती है कुछ इश्यूज़ में, लेकिन उस पर अपील नहीं हो सकती, मतलब कि वो दोबारा से केस नहीं सुना जा सकता। अब यहाँ पे जो अजीब सी बात है वो ये है कि यही 3 जजेस अप्रैल में इन्होंने एक फ़ैसला दिया था, उसमें उन्होंने क्या लिखा था कि अगर किसी जज को लगता है कि उन्होंने ना जानते हुए, मतलब अनइंटेंशनली कोई गलत फ़ैसला कर दिया हो, तो वो बाद में उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब मुझे बताएं मुबशर, इसका मतलब जो मुझे समझ आई है वो ये कि अगर मैं एक पिटिशनर हूँ और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फ़ैसला आता है तो वो फाइनल होगा फ़ैसला जब तक खुद एक जज साहब सुबह उठे और उनको एहसास ना हो कि ओहो हो उस फैसले में मैंने शायद गलत फैसला दे दिया था, तो उसको अब मैं दुरुस्त कर देता हूँ। उस वक्त तक एक पिटिशनर जो है वो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, क्योंकि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो फाइनल था, उसके पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं है, कोई कानूनी चारा नहीं है। मुझे तो इसकी यही समझ आई है। अब ये दोबारा प्रॉब्लमैटिक इसलिए है क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट के एक और जज जस्टिस अतर मनीला ने अप्रैल में एक नोट में इसी सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया था कि आपने माजी में बड़े गलत और बड़े ख़तरनाक फ़ैसले किए हैं। आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके मुंतखब वज़ीर आज़म को नाअहल किया है, आपने मिलिट्री रजीम्स को लीगल कवर दिया है। अब आप मुझे बताएं, क्या वो फ़ैसले भी फ़ाइनल थे? क्या उन फैसलों को दोबारा नहीं देखा जाएगा जो तारीख साबित कर चुकी है कि गलत थे और उनसे मुल्क को नुकसान हुआ? दूसरी चीज़, जब मैंने ये फ़ैसला पढ़ा तो जो मुझे समझ आई वो ये कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उनका मौक़िफ़ क्या था। वो कहते हैं कि देखें, 18वीं तरमीम के बाद आपने आइन में आर्टिकल 10A डाला है। आर्टिकल 10A कहता है कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है उसको फेयर ट्रायल मिलेगा।
अब आपने फेयर ट्रायल डाल दिया। अब जैसे उमर भी यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब एक केस आता है तो वो अक्सर नीचे से शुरू होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचता है ना। मिसाल के तौर पे सेशन कोर्ट से फैसला आया, आप कहते हैं मैं नहीं मानता, आप हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से फैसला आता है, आप कहते हैं ठीक है मैं नहीं मानती, फिर आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट जुडिशल फोरम होता है, वहाँ से जो फैसला आता है वो फाइनल होता है। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस होते हैं वो तो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो जहां पे केस शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो रहा है, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि आप अपील भी नहीं कर सकते, हम दोबारा केस भी नहीं सुनेंगे। तो क्या ये फेयर ट्रायल के खिलाफ नहीं हुआ? और तीसरी चीज मुबश्शिर जो सबसे हैरान कुन है कि अदालत कह रही है कि आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में भी कोई बदलाव करना है, कोई चेंजेस करने हैं, तो आप आईनी तरमीम करके करें, आप किसी सादा कानून से नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून, जो अभी कानून बना ही नहीं है, बिल है, उसको पार्लियामेंट से उठाया और स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो इसका मतलब ये कि आप अगर हमारे रूल्स में भी तब्दीली करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको अपनी हमारी आज़ादी पे हमला समझेंगे। लेकिन हम किसी भी अदारे में, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट जो सबसे सुप्रीम अदारा है, उसमें कहीं किसी भी स्टेज पे मुदाखलत कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बड़ा ही एक प्रॉब्लमैटिक और एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट सेट किया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। मज़हर अब्बास साहब, आपकी क्या राय है? और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का बयान जो है वो तो कह रहे हैं कि पार्लियामान की गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया गया और यकीनी बनाया गया कि पार्लियामान इस फैसले का तदारुक ना कर सके। देखिए, जो फैसला अनाउंस हुआ है उसकी टाइमिंग जो है उससे तो ये नज़र आता है कि ख़ास तौर पे ये देखा गया कि पार्लियामेंट तहलील हो जाए उसके बाद ये फ़ैसला आया, वरना आज से 2 दिन पहले भी आ चुका होता फ़ैसला, कल रात तो नहीं लिखा गया होगा। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ का वेट किया गया। तो ये तो लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड बज़ाहिर बाद नज़र में नज़र आता है। मैं बाकी जो लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, साबिक़ लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं, उनकी बात पे डिबेटेबल है, क्योंकि बदकिस्मती से पार्लियामेंट ने जो कानून साजी की है पिछले चंद हफ्तों में वो कोई काबिल फ़ख्र नहीं है। बाकी बाज़ कानून साजी तो ऐसी की हैं जो बायस शर्मिंदगी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ओवर द ईयर्स हमें नज़र ये आता है कि वो अपने आप को पार्लियामेंट के तहत कोई जवाबदेह समझते ही नहीं है। चौधरी निसार अली ख़ान जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से हिसाबात मांगे थे, नहीं दिए गए, इनकार कर दिया गया। इसी तरह उसके बाद भी हमने ये देखा। तो ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो ज़ाहिर सुप्रीम है, कोर्ट है, सब कुछ है, लेकिन पार्लियामेंट पाकिस्तान में आइन बनाने वाली है। पार्लियामेंट आइन बनाती है। पार्लियामेंट ने 1973 में आइन बनाया। ये आइन किसी अदालत ने नहीं बनाया, ये आइन किसी डिक्टेटर ने नहीं बनाया, ये आइन पार्लियामेंट ने बनाया है। और इसलिए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है वो सबसे बालातर है। उसकी बेतौकीरी होती है अगर पार्लियामेंटेरियन से, तो वो काबिल मज़म्मत है। उसमें अगर हम आइन की वायलेशन करते हैं तो वो काबिल मज़म्मत है। हमें नज़र ये आता है कि जब आइन की बेतौकीरी होती है, जब आइन को सबोटाज किया जाता है, जब आइन को जो है वो तहलील कर दिया जाता है, जब आइन तोड़ दिया जाता है, आज तक नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी ये बात की हो, कभी आइन तोड़ने वाले को सज़ा देने की बात की हो, कभी 184(3) आइन तोड़ने वाले के लिए इस्तेमाल किया गया हो। 184(3) तो इस तरह इस्तेमाल हो रहा है जैसे 58(2) भी इस्तेमाल होता था। इसने बिल्कुल वो शक्ल इख्तियार कर ली है। एक बदकिस्मती से 2007 के बाद उम्मीद तो ये थी कि हमें आज़ाद अदलिया नज़र आएगी, लेकिन हमने 2007 के बाद देखा कि हाईली पॉलिटिसाइज अदलिया नज़र आई। वो ये समझ बैठे कि जी बस वो जो है वो जो चीज़ जिस तरह भी 184(3) और 184(3) के आप देख लें मतवातिर से कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस को टेकअप किया जाता है। आप गैर ज़रूरी तौर पे पॉलिटिक्स में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। आप गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को कि आप जिस तरीके से आप चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी का केस देख लें, या अभी जिस तरह जो इमरान खान वाला केस हो गया, ये तो 184(3) का नहीं था। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को वाकई सुप्रीम कोर्ट बनना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जब इस तरह के आप कॉन्स्टिट्यूशनल उसकी इंटरप्रिटेशन की बात होती है तो फिर फुल कोर्ट बनाए ना।
क्योंकि आइन की तशरीह की बात हो रही है। अगर कोई आइन को वायलेट कर रहा है तो उसकी बात हो रही है। अगर कोई जो है आइन से मुतसादिम कानून बन रहा है तो उसका फैसला फिर फुल कोर्ट करे तो वो ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। मुझे लग ये रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज़ें नज़र आती हैं हमने, और ये बदकिस्मती है कि हमें एक पोलराइज सुप्रीम कोर्ट नज़र आ रही है, इस वक्त भी नज़र आ रही है, शायद आइंदा भी नज़र आए अगर इन चीज़ों को बेहतर नहीं किया गया। तो मेरा ख्याल है इसके रिपरकशन, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत होंगे। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी बेनज़ीर ने की थी कि अभी तो कानून बना नहीं था कि आपने बीच में इंटरफेरेंस को शुरू कर दी। अगर आप इस तरीके से करेंगे, और पार्लियामेंट ने बदकिस्मती से, जो अभी साबिक लॉ मिनिस्टर कह रहे थे, इन्होंने उन चीज़ों को असर्ट ही नहीं किया। इन्होंने ये सोचा ही नहीं जब आप मिलिट्री कोर्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, जब आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जब ऐसे ब्लैक लॉस को डिस्कस कर रहे हैं कि जिनको उसूली तौर पे तो ख़त्म होना चाहिए, तो वहाँ जो है वो पार्लियामेंट ने क्यों नहीं गौर किया? वहाँ क्यों एक जल्दबाजी में आपने कोई 78 के करीब कवानीन पास कर दिया आपने चंद दिनों में? तो जहाँ पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है, पार्लियामेंट भी अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही है। लेकिन पार्लियामेंट को सुप्रीम समझना चाहिए, पार्लियामेंट को सुप्रीम होना चाहिए, पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में पार्लियामेंट को ये इख्तियार होना चाहिए। हाँ, डायरेक्टली क्लैश अगर आइन से बन रहा है उसके बारे में ज़ाहिर है लीगल एक्सपर्ट ज़्यादा बता सकते हैं कि इस फैसले के लीगल रिपरकशंस क्या हो सकते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी क्या राय है इस तमाम तर मामले पर, और आज़म नज़ीर तारड़ ने जो बयान दिया है उस पर भी आपका तबसरा चाहेंगे? जनाब स्पीकर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो मेरे इलाके के हैं और बड़े ज़रखेज़ ज़हन के हैं, उन्होंने फरमाया है जनाब स्पीकर के पार्लिमान की गैर मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ताकि हम कोई तदारक ना कर सकें। जनाब स्पीकर, इस पर वो एक शेर का एक मिसरा याद आ गया कि लो आप ही अपने दाम में से याद आ गया। जैसे आपने अब एक हकीकी और जेन्युइन अपोजिशन की गैर मौजूदगी में जो कल तक आपकी नज़र में जाली पार्लियामेंट थी, उस जाली और अधूरी पार्लियामेंट को कानून साजी की फैक्ट्री बना दिया, ऐसे ही आज आपके साथ भी हो गया। यानी आपने किया क्या कि जो बिल पेश करने वाले थे उनको भी बिलों का नहीं पता, जो बिल में लिखा होता था वो किसी को भी नहीं पता होता था, और ये आए की वो अंदर से आवाज़ें आती थी, बिल मंजूर हो जाते थे आधे आधे घंटे में 53 बिल। आज़म नज़ीर तारड़, जनाब स्पीकर, आज़म नज़ीर तारड़ साहब के ने एक कमाल दौर गुजारा है। जो कुछ आज़म नज़ीर तारड़ कहा करते थे वो जज साहबान के इख्तलाफी नोट में आ जाया करता था। जो कुछ जज साहबान के इख्तलाफी नोट में होता था वो हुकूमत कानून साजी बना कर देती थी उस पर। जनाब स्पीकर, ये जो मुश्तरका मफादात कौंसल का 16 महीने का बच्चा सक्का निज़ाम था, जो अल्लाह के फजल और शुक्र से ये टल गया, ख़त्म हो गया, इसमें क्या आज़म नज़ीर तारड़ लेकर गए हैं? आइन की दफन करके गए आज़म नज़ीर तारड़, सुप्रीम कोर्ट को दफन करके गए, उनके फैसलों को आज़म नज़ीर तारड़, और मुल्क को ये बच्चा सक्का निज़ाम जो मुश्तरका मफादात कौंसल का था 16 महीनों में तक मुल्क को बदतरीन आइनी बहरान में, बदतरीन अदालती बहरान में, बदतरीन सियासी बहरान में और बदतरीन मुआशी बहरान में धकेल कर आज ये बाहर बैठे हुए हैं। जनाब स्पीकर के आपने ये कानून साजी की क्यों? ज़रा इस पर आ जाइए कि जब 2 सूबों के इलेक्शन पर चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई 90 दिन कानून आइन कह रहा है 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाएं तो आप करवा दें, तब एक तरफ फायज ईसा काजी बेंच का जो फैसला था वो आता है, दूसरी तरफ पार्लियामेंट एक्टिव हो जाती है, 7-8 करारदादें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और चीफ जस्टिस अगर तुम हमें डिक्टेट करोगे तो हम तुम्हें डिक्टेट करेंगे, चीफ जस्टिस तुम्हें इस्तेकाक कमेटी में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस तुम्हें तौहीन पार्लियामेंट में बुलाएंगे, चीफ जस्टिस हाजिर हो। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस कह रहे थे कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाएं।
और फिर आपने जैसे एक पहले अपने केसों को सामने रखकर नैब तरमीम की थी और फिर सियासी मुखालफिन के केसों को सामने रखकर नैब तरमीम की थी, यहाँ भी आपने अपनी सारी सूरत हाल और उसको सामने रखकर आपने कहा कि ये चीफ जस्टिस की जुर्रत कैसे हुई बोलने की, लिहाजा ये जो दरीना मुतालबा है और जिसमें सारा कुछ है ये ज़रा पूरा कर दिया जाए और फिर खसूसी बेंच बनाने का इख्तियार, चीफ जस्टिस के आज खुद नोटिस लेने का इख्तियार और फिर उसके बाद ये सारी कानून साजी हो गई। और आखिरी लम्हों में चूंकि छोटे भाई की हुकूमत थी इस बच्चा सक्का निज़ाम में, तो बड़े भाई की नाअहली ख़त्म करनी थी, तो आखिरी लम्हे में वो तरमीम भी डाल ली गई कि नाअहली की मुद्दत 5 साल होगी, अपील करने का हक होगा, बड़ा बेंच वो बनेगा, नया वकील करने की इजाज़त होगी, 60 दिन के अंदर इसकी कानून अपील की जा सकेगी। मतलब सारे हालात अपने सामने रखे और कर दिया। जनाब स्पीकर, आखिरी 2-4 जुमले हैं। टाइमिंग गलत थी इस कानून साज जो इन्होंने कानून साजी की पार्लियामेंट में, नीयत गलत थी, जाती मफाद शामिल था, जाती अनाद शामिल था, लिहाजा आज बहुत अच्छा फैसला आया और तारीखी फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का। और आखिरी बात जनाब स्पीकर, पार्लियामेंट सुप्रीम है हम मानते हैं, लेकिन ये पार्लियामेंट खुद भी तो माने कि मैं सुप्रीम हूं, ये खुद भी तो सुप्रीम हो ना, हम इज्जत करते हैं, खुद इज्जत भी तो कराए ना जनाब स्पीकर। हमारे गरीबों के मामलात तो कभी वहां डिस्कस नहीं होते, लेकिन चंद लोगों की जाती जो चंद लोग बड़े हैं, उन शाही खानदान है, उनसे आगे निकले पार्लियामेंट जनाब स्पीकर। तो वो अली जफर साहब ने कहा था कि आईनी तरमीम जरूरी है, वो नहीं हुई, लिहाजा वो भी एक नुक्ता है। पार्लियामेंट हर तरह की कानून साजी कर सकती है सिवाय भट्टी साहब नाअहली वाले मामले पर भी बात करेंगे, इस पर मजीद डिटेल से अभी आपका मजीद भी एनालिसिस लेंगे, बाकी पैनलिस्ट का भी एनालिसिस लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले इरशाद भट्टी साहब तजिया दे रहे थे तो कुछ ऐड ऑन करना चाह रही थी बेनज़ीर। जी बेनज़ीर। मुबश्शिर, देखिए बहुत सी जो कानून साजी इस पार्लियामेंट ने की है उस पर हम तनकीद करते भी आए हैं और करनी भी चाहिए है जिस तरीके से हुई कानून साजी, लेकिन ये जो कानून है, कानून क्या बिल जिस पे भट्टी साहब कह रहे हैं कि नीयत ठीक नहीं थी, मुझे नहीं समझ है कि नीयत इसमें क्या ख़राब थी। बिल क्या कह रहा है? बिल कोई सुप्रीम कोर्ट से इख्तियारात तो नहीं छीन रहा। बिल कह रहा है कि आप जब अपील, एक तो अपील का हक दें, क्योंकि एक केस आता है जहाँ से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म हो रहा है, और वहाँ पे जहाँ अपील का हक दें, एक ऐसी अदालत बैठ के, एक लार्जर बेंच बैठ के उस केस को सुने और उस केस का फैसला दे। ऐसा तो नहीं है, और वो जो फैसला होगा वो फाइनल होगा। ऐसा तो नहीं है कि पार्लियामेंट कह रही है कि भाई जो अपील होगी वो पार्लियामेंट सुनेगी, सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगी। इख्तियारात तो सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, सुप्रीम कोर्ट ने ही केस सुनना है, तो इसमें नीयत क्या ख़राब थी? उमर चीमा साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि सियासी तजियाकारों की राय है कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू एक्ट कलअदम करार देकर नवाज शरीफ की सियासत में वापसी का रास्ता रोक दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आइंदा इंतखाबात में नवाज शरीफ और चेयरमैन पीटीआई माइनस ही रहेंगे। और दूसरी जानिब आजम नज़ीर तारड़ का कहना है कि इस फैसले से नवाज शरीफ की नाअहली के खात्मे पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामान आर्टिकल 62 के तहत सज़ा पर नाअहली की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 5 साल कर चुकी है। तो आपसे सवाल ये आपके सामने रख रहा हूँ कि क्या रिव्यू एक्ट पर फैसले से नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी का रास्ता बंद हो सकता है? मेरा ख्याल है कि मुझे दूसरी दफ़ा आज इस प्रोग्राम में आज़म नज़ीर तारड़ साहब की बात से एग्री करना पड़ रहा है, और उसकी वजह यह है कि जो 62(1)(f यानी कि जो एक मेंबर की क्वालिफ़िकेशन के हवाले से है कि अगर उसमें फ़लाँ चीज़ें नहीं होती, वो सादक और अमीन नहीं होता, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा या ये चीज़ साबित हो जाती है। तो आइन में जिस हद तक ज़िक्र है वो उसको डिस्क्वालीफाई करने की हद तक ज़िक्र है कि वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ये ज़िक्र नहीं है कि फॉर लाइफ वाला ज़िक्र नहीं है। और उसकी जो है ना तशरीह ज़रूरी थी। और जो तारड़ साहब ने जो बात की, जो इन्होंने इलेक्शन लॉ में अमेंडमेंट की है, उसके तहत उन्होंने उसमें ये वाज़े किया है, यानी कि लॉ में ये वाज़े किया गया है कि अगर कोई मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसकी जो लिमिट है वो किस हद तक डिस्क्वालीफाई हो सकता है, वो 5 साल है।
तो यही लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी अमेंडमेंट को अनडू किया है उसका नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन पर असर सच नहीं होगा। यानी कि वो जो इलेक्शन लॉज हैं वो उनके तहत डिटर्मन होगी कि अगर उन्होंने 5 साल उनके पूरे हो चुके हैं, जो कि हो चुके हैं, तो लिहाजा वो यानी कि उन पर वो चीज़ जो है ना अप्लाई नहीं होती। बाकी ये है कि जिस तरीके से पाकिस्तान में सियासत चलती है, लोग जो हैं वो डिस्क्वालीफाई होते हैं या उनको प्रोसेस से हटाया जाता है, स्ट्रक्चरली उनको डैमेज किया जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो इस दफ़ा नवाज शरीफ के केस में नहीं होंगी। और जो सिचुएशन चल रही है आज के दिन तक, तो फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से उन्हीं का ही तय हो चुका है कि उन्होंने बनना है। बाकी जो है वो आने वाले वक्त में कुछ सुप्रीम कोर्ट कोई अगर नई तशरीह ना कर दे तो इसका मुझे नहीं आइडिया कि वो करने की मुजाज है या नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट काफ़ी मामलात में मुदाखलत भी करती है और उनकी वो दूसरों की आज़ादी सलब करने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन अपने मामले में अगर कोई अकाउंटेबिलिटी का एलिमेंट भी आए तो उसमें वो आइन को दरमियान में ले आते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ कि ये जो मालूमात तक रसाई का कानून है वो आइन में लिखा हुआ है, और जो 18वीं तरमीम आई थी उसको 13 साल हो गए हैं, और उसमें 19A शेख को उसमें दाखिल किया गया था या इंट्रोड्यूस कराया गया था कि जिसके तहत हर शहरी का मालूमात तक रसाई का कानून है, यानी कि वो भी बनाया गया उसकी रोशनी में। अब ये है कि एक पाकिस्तानी एक शहरी हैं जिनका नाम मुख्तार अहमद अली है, और उन्हें को 5 साल हो गए हैं कि जो मालूमात तक रसाई का कानून है उसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इंफॉर्मेशन मांगी हुई है कि आपने 5 साल में कितने लोग भर्ती किए, और जो कोटा आप दूसरों पर अप्लाई करते हैं कि मजूर अफराद का या ख़वातीन के हवाले से या ट्रांसजेंडर का, वो सारी डिटेल जो है वो भी मेरे साथ शेयर करें। और आज तक सुप्रीम कोर्ट ने शेयर नहीं की, बल्कि जो उन्होंने जवाब दिया है उसमें उन्होंने लिखा है जी कि इससे जो है ना अदलिया की आज़ादी सलब होती है, कि अगर जो है कि हम ये मालूमात फराहम करें तो इस मामले में भी अदलिया की आज़ादी सलब हो रही है। तो न जाने कि ये आज़ादी जो है वो इनको किस तरह की चाहिए और बाकी भट्टी साहब, ये क्या म्यार होगा। भट्टी साहब आपका क्या कमेंट है, क्या नवाज शरीफ की इंतखाबी सियासत में वापसी का रास्ता खुला हुआ है अभी तक? जनाब स्पीकर, कैसा हमारा एक जाली बल्कि असली और खोए मलाई वाला निज़ाम है जनाब स्पीकर, कैसी हमारी असली और खोए मलाई वाली जमहूरियत है कि 2013 में पहले ही पता चल चुका था कि इलेक्शन से पहले ही कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वज़ीर आज़म के तौर पे। 2018 में पहले ही पता चल चुका था कि जनाब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के तौर पे आ रहे हैं, और 2023 में पहले ही बातें हो रही इलेक्शन से पहले कि जनाब मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा आकर सेरे सजाएंगे वज़ारत उज़्मा के। तो ये इलेक्शन का झंझट जनाब स्पीकर दरमियान से निकालें। जब पता ही चल चुका है तो एक वैसे रेफरेंडम करा लिया करें कि अब जिन जिन को पता है वो बता दें, वही ज़ियाउल अक़सा वाला रेफरेंडम वो दोबारा करवा लिया करें ताकि ये आसानी हो जाए, इतने पैसे खर्च ना हों। वैसे पैसों से याद है जनाब स्पीकर, 16 महीनों में 10 खरब डॉलर लिया कर्जा इन्होंने और 10 खरब रुपया तरक्याती स्कीमों में लगाया आखिरी चंद हफ्तों में। लेकिन 2 सूबों के इलेक्शन के लिए इस पार्लियामेंट ने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ साहब जैसे शाही भट्टी साहब, आपका कमेंट आ गया। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है कि अब हर वक्त दरवाजा खुला होता है? ठीक है, आपको क्या लगता है बेनज़ीर के दरवाजा खुला होता है? और एक मुझे जनाब स्पीकर एक दे दीजिएगा, बेनज़ीर साहब ने कहा था नीयत कैसे खराब है, उसका जवाब दे दीजिएगा। 2022 में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने आज खुद नोटिस के हवाले से बात की थी, और आज खुद नोटिस या जो है इस पर मुझे कोई एतराज नहीं है कि ये खत्म होता है, रहता है, सीनियर 3 जजेस के पास जाना। भट्टी साहब, आपके पास दोबारा आते हैं। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है अब जो ये चीफ जस्टिस ने कहा कि 90 दिनों में इंतखाबात करवाएं, उसी वक्त ये कानून साजी हुई, इसलिए नीयत खराब है। ठीक है, एक्ट कलअदम करार होने से सियासी जो माहौल है, सियासत पर ओवरऑल क्या असर पड़ेगा? आपका क्या ख्याल है इस पर? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से इस बात में नाज़िम तारिक साहब की बात ठीक है कि मेरा नहीं ख्याल है, मेरी कुछ कानूनी माहिरीन से भी इस पर बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे कि देखिए वो जो इलेक्शन तरमीमी बिल है वो तो अब कानून बन गया है, सदर ने भी उस पर दस्तखत कर दिए हैं,
तो वो अप्लाई होगा और 5 साल जो है वो उनकी डिस्क्वालिफिकेशन अब ख़त्म हो गई है। तो मेरे ख्याल से वो अगर नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो वो इलेक्शन लड़ सकेंगे। लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून जो है थोड़ा सा एहतियात करने की कोशिश करेगी, थोड़ी सी कॉशियस है। इसलिए ही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तब ही जब जस्टिस बंदियाल साहब रिटायर करते हैं। मज़हर अब्बास साहब, कैसे कंक्लूड करेंगे आप इस डिस्कशन? देखिए, सीधी सी बात है, किसी को अच्छा लगे या बुरा, पाकिस्तान में 2 इदारे ऐसे हैं जो हर किस्म के एहतसाब से बालातर हैं। वो अपना एहतसाब ख़ुद करते हैं, कहा जाता है, हमें पता चल जाता है कि हाँ किसी का एहतसाब हो गया, कैसे हुआ हमें नहीं पता। पाकिस्तान में सिर्फ़ एक इदारा है जिसको जो जी चाहे आके उठा के बाहर फेंक सकता है, जिसका जो जी चाहे वो कर सकता है। वो ख़ुद भी जो है कोई ऐसे नहीं है कि जिनकी मिसालें दी जाएं, लेकिन कोई एक इदारा है, पार्लियामेंट है, जिसको जितना बेतौकीर किया जाए किया जा सकता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। वो ख़ुद भी अपने आप को असर्ट नहीं करते, वो ख़ुद भी सरेंडर करते हैं। लेकिन अगर वो किसी से सवाल कर लें, कोई सवाल उठा दें, तो एक आसमान खड़ा कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि पार्लियामेंट ने कैसे सवाल कर दिया। कौन, क्या है पार्लियामेंट? कौन है पार्लियामेंट? ख़त्म कर दें इस मुल्क से आइन को, ख़त्म कर दें इस मुल्क से पार्लियामेंट को, ख़त्म कर दें, करें जो हुकूमत करना चाहें। जो ताकतवर हैं वो ताकतवर अपनी ताकत दिखाएं, लेकिन हमें यह सबक ना दें कि ये चीज़ आइन से मुतसादिम है, वो चीज़ आइन से मुतसादिम है। पहले साबित करें कि वाकई आइन की बालादस्ती पे हम सब यकीन रखते हैं। पहले साबित करें इस चीज़ को, क्योंकि सवाल करना कोई गलत बात नहीं होती, सवाल गलत भी हो सकते हैं, उसका जवाब देना जो है वो अपनी बात होती है। इस फैसले के सियासत पर क्या असरात होंगे आपके ख्याल में? सियासत, आपकी सियासत, जो सियासतदानों के अलावा बाकी सब सियासत कर रहे हैं, क्योंकि सियासतदान तो दूसरे कामों में लगे हुए हैं। तो जो दूसरे कामों में लगे हुए हैं वो अपनी कमज़ोरियां जो हैं उनके हाथों में देते हैं, जिसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। अब आपने नवाज शरीफ साहब की बात की, 3.5 साल से बाहर बैठे हुए, क्यों बाहर बैठे हुए 3.5 साल से? क्यों नहीं आते हैं, अदालत का सामना करते? अपने वक्त पर आएंगे। आप यहां डिक्लेरेशन दे के गए थे कोर्ट में, आपने कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था। आप दुनिया भर में घूम रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने वक्त पर आएंगे। ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है पॉलिटिशियंस की, इसने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को बेतौकीर किया है, इसने पाकिस्तान की जमहूरियत को बेतौकीर किया है। लेकिन इसके माने ये नहीं होते कि आप जब जी चाहे पार्लियामेंट की बेतौकीरी कर दें, जब जी चाहे पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया उठा के बाहर फेंक दें। आपसे कोई हिसाब मांगे, जिस तरह अभी उमर चीमा कह रहे थे, तो आप उसका हिसाब ना दें। आपकी जुडिशल काउंसिल का रिकॉर्ड तो उठाए ना, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का क्या है रिकॉर्ड? कितने जजेस की अकाउंटेबिलिटी हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में? मतलब दें, हर हम तो 7 से लेके 11 तक और गालियां पड़ती किसको हैं सिवाय पॉलिटिशियंस के? बाकी तो सब जो है वो होली काउज हैं, क्योंकि बाकियों पे बात करें तो म्यूट हो जाता है। बात तो आप सिर्फ पॉलिटिशियन से करते हैं, जी चाहे जितना बुरा भला कहते हैं, और हम कहते हैं वो अकाउंटेबल हैं, वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। लेकिन जब वो सवाल करते हैं तो उसका तसल्ली बख्श जवाब आना बहुत ज़रूरी है। खुदा के लिए जुडिशरी को पॉलिटिसाइज न करें, खुदा के लिए जुडिशरी को पोलराइज ना करें। सुप्रीम जुडिशरी जो है वो आइन को प्रोटेक्ट करती है, सुप्रीम जुडिशरी पार्लियामेंट को प्रोटेक्ट करती है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम जुडिशरी का काम है कि उसके फुल कोर्ट मीटिंग हो, वो अपने पैरामीटर्स डिवाइड करें और खुदा के लिए हर चीज़ पे नोटिस लेना छोड़ दें। जिन चीज़ों पे नोटिस लेना होता है उस चीज़ों पे नोटिस नहीं लिया जाता। यहाँ लोग फांसी चढ़ जाते हैं, उसके बाद पता चलता है उसका इक्विटल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब, उमर चीमा साहब, इरशाद भट्टी साहब, बेनज़ीर शाह साहिबा। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।